नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। मेरा नाम है लोकेंद्र किलानोत और आज लंबे अरसे बाद मैं स्टूडियो में हूं। मेरे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप बिदावर, जो कि लंबे समय बाद मैं स्टूडियो में हूं, तो लिहाजा आज एक बार फिर राजस्थान की सियासत पर खूब सारी चर्चा करेंगे कि राजस्थान की सियासत के भीतर खाने में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ पक रहा है। प्रदीप जी, सबसे बड़ा मुद्दा है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। पार्टी ने उनको नोटिस दिया और कहा जा रहा है कि उन्होंने नोटिस का जवाब भी दे दिया है। किस तरीके से देखते हैं किरोड़ी लाल मीणा? एक ऐसी केस स्टडी बन गया बीजेपी के लिए। पहले वो इस्तीफा देते हैं, उसके बाद में पार्टी के ही खिलाफ, जैसा उनके ऊपर आरोप लगाया, जो मदन राठौड़ ने उनको नोटिस दिया है और उसमें ये आरोप लगाया है कि आप पार्टी की सरकार है और सरकार के खिलाफ आप बयानबाजी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? एक बड़ी घटना है राजस्थान की सियासत की। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहा कि उन्होंने किसी मीडिया में बयान नहीं दिया जी। उन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम में बात कही, फिर वो वायरल हो गई। क्योंकि बात कही गई, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात मैं लगातार कर रहा हूं कि मंत्रिमंडल जो है उसमें कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है जी। तो वो केवल मीडिया के लिए नहीं है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आप जो कह रहे हैं वो सरकार का शब्द है। तो अब आप ये देखिए कि वो कहने का मतलब मंत्रिमंडल का बयान है। हाँ, एग्जैक्टली। किरोड़ी लाल मीणा का अकेले का बयान नहीं। मंत्रिमंडल मतलब सरकार कौन? मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। और कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल होते हैं। राज्य मंत्री तो एक व्यवस्था की गई है, पहले उप मंत्री हुआ करते थे, फिर राज्य मंत्री करते हैं। तो जो कैबिनेट की बैठक में बैठता है वो सरकार है। ठीक बात है, ये हमारा संविधान कहता है, केंद्र के लिए भी और राज्यों के लिए भी। तो अब सरकार ही ये बोल गई कि फोन टैप हो रहा है। अशोक गहलोत के वक्त तो बर्खास्त हो गए थे कई मंत्री, ब्रजेंद्र ओढ़ा, विश्वेंद्र सिंह, इवन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, खुद ये रमेश मीणा और ये तमाम नेता जो मंत्री हुआ करते थे बर्खास्त किए गए। मुद्दा यह है कि एक कैबिनेट मंत्री को इस तरह के बयान देने की जरूरत कहां पड़ी? उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि उनके पास में ऐसे अपडेट थे, ऐसे इनपुट थे कि उनका फोन टेप किया जा रहा है। मतलब बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी बिल्कुल नहीं, फोन टेपिंग आप ये है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है जीवन जीने का, तो उसमें गरिमा से जीवन जीने के अधिकार की बात है कि आप निजता जी किसी के निजी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, और वो खास करके तब कर रहे हैं जबकि वो कैबिनेट मंत्री है, वो सरकार है। सरकारी सिस्टम कहाँ जरूरत है, हो रहा है या नहीं हो रहा, ये अलग बात है। फोन टेपिंग को लेकर कुछ तो चल रहा है। एक एसपी शिकायत करती है कि उन्हीं का डिपार्टमेंट एग्जैक्टली वो उनका भिवाड़ी एसपी उन्होंने किया, और उसके बाद पाया भी गया कि उनका जो है वो सर्विलांस पे था कि वो कहाँ जा रहे। तो बड़ी चीज है कि क्या बाढ़ खेत को खा रही है या खेत जो है वो बाढ़ को अंदर लिए जा रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। तो दर्शन शास्त्र में खास करके एक सब्जेक्ट है तर्क शास्त्र। तो इरविंग एंड कोपी की पुस्तक है तर्क शास्त्र का परिचय। तो उसमें तर्क शास्त्र का पहला सिद्धांत है कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, और जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो खत बता रहा। क्या उस धुएं की जद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल लगता है, और किरोड़ी लाल मीणा मिथ्या बात नहीं करते जी, विद फैक्ट और प्रूफ के साथ करते हैं। इस मामले में उन्होंने ये कहा कि उन्हें आशंका है कि फोन टेप किया जा रहा है। आशंका तो जाहिर की जा सकती है। उन्होंने इस चीज को एकदम पुख्ता अंदाज में नहीं कहा कि उनका एक आशंका, मतलब उनको ऐसे इनपुट मिले, हो सकता है। बहुत किरोड़ी लाल मीणा अक्सर चौंकाते रहे हैं, और खास करके भजनलाल सरकार आने के बाद तो कुछ ज्यादा ही चौंका रहे। क्या कारण है, बैलेंस नहीं कर पा रहे? वो शायद चाह रहे होंगे लीडरशिप में एक बड़ा अवसर, लेकिन उनको जो मंत्रालय दिए गए उसके बाद भी कई चीजें देखिए सरकार के स्तर पे भी ये हुई है कि आपको आपके बराबर में आपके बयान का काउंटर करने के लिए एक राज्य मंत्री स्तर के मंत्री को आप अपॉइंट कर रहे हैं कि साहब जवाहर सिंह बेगम उस पर बयान देंगे। तो अशोक गहलोत भी बोल पड़े। इसमें बड़ी चीज ये है साहब, जो फोन टैपिंग जिनके टाइम में मामला वहां तक चल रहा है, सदन में भी जवाब वो कह रहे हैं साहब फोन टैपिंग जैसी परंपरा राजस्थान में नहीं है। नहीं, कैसे नहीं रही है? आप सरकार में देखिए ना, वो उन पे भी आरोप है। मुख्यमंत्री का ऑडियो वायरल हुए हैं, एक यूनियन मिनिस्टर के ऑडियो आरोप है। तो ये फिलहाल जब तक कोर्ट साबित नहीं करते, क्योंकि मामला सब जुडिस है वो वाला, परंतु अशोक गहलोत का जो कहना रहा कि ऐसी परंपरा राजस्थान में नहीं है, वो मतलब खुद और भजनलाल शर्मा की सरकार दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि साहब मेरे टाइम भी नहीं हुआ था और अभी भी को लेके वो बोले नहीं। तो अब यह कोई परंपरा या ट्रेडिशन नहीं है, बेसिकली क्राइम है। अगर कोई कर रहा है तो इट्स अनलॉफुल। अपनी जिंदगी क्यों राजस्थान के गृह सचिव तत्कालीन समय में बदले गए तत्काल जी,
क्यों राजस्थान में किस किस ने किया, पर्टिकुलर पर्सनल लॉगर लगा के किया गया या उसी सिस्टम में टैप किया गया। फोन टैप करना लीगल है, मैं ही कह रहा हूं। अगर राज्य को खतरा है किसी तरह से तो फोन टैप करना लीगल है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम सोशल सिस्टम समझें, समाज शास्त्र या जिसको कहते हैं सोशल वर्क वाला जो सिलेबस है, उसके बेसिक में है कि राज्य और सरकार दो अलग तत्व है जी, है ना। अब ये चीजें डेमोक्रेसी में धूमिल हो रही कि साहब आप सरकार को ही राज्य मान रहे हैं, ये नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज ए स्टेट। अगर हम किरोड़ीलाल मीणा पर वापस लौटते हैं, ये पहला आरोप नहीं है, वो लगातार ऐसे उकताए हुए घूम रहे हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार है। शायद किरोड़ीलाल मीणा को ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की पार्टी की सरकार में उनके साथ में न्याय नहीं हुआ, विभाग के बंटवारे में उनके साथ में न्याय नहीं हुआ, या फिर एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि वो बहुत सीनियर नेता रहे हैं, उनका कद बहुत ज्यादा बड़ा है मुकाबले उनके समकक्ष जो कैबिनेट के अभी जितने भी सदस्य हैं। आप भजनलाल शर्मा को देख लीजिए कि बहुत पहली बार के एमएलए हैं, तो उनके साथ में बैलेंस करना किरोड़ीलाल मीणा जैसे ग्राउंड के लीडर के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि मुख्यमंत्री उनको उस तरह से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उनका संगठन उनको उस तरह से अप्रोच नहीं कर पा रहा है। होता है कि किरोड़ीलाल मीणा की जो ये कोशिशें हैं, ये कहाँ जाके खत्म। देखिए, पिछली बार जब कोशिश की थी वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त जी, तो इस्तीफे पे खत्म हुई थी, उनका सरकार से उनको जाना पड़ा। आपको याद होगा कि ये आपदा वाले मामले के और रसद विभाग के मंत्री हुआ करते थे 2003 से 8 के बीच में। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा फिर बागी हो गए थे, फिर निर्दलीय चुनाव जीते थे लोकसभा का, फिर विधानसभा में भी वो 6 सीटें लाए थे। अशोक गहलोत की सरकार बनी थी, गोलमा देवी मंत्री बनी थी। तो अब चीज ये है कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की संभावना तो कोई नहीं बढ़ने दे रहा, लेकिन रायता फैलने की संभावना हमेशा रही है, और उसमें एक बार तो किरोड़ीलाल मीणा खुद ने फैलाया है। और अब ये देखिए कि 2013 में, क्योंकि वो तो वसुंधरा राजे की सरकार एक बड़े पैमाने पे भंवरी देवी कांड और तमाम चीजें 2011 से लेकर 13 तक, और एक बड़ा माहौल था पूरे देश में, चाहे वो दिल्ली का आप निर्भया कांड देख लीजिए, कांग्रेस के खिलाफ भारी उस वक्त किरोड़ीलाल मीणा फिर भी 3 सीट ले आए। जब ये एनपीपी से लड़े थे तो उस जमाने में फिर भी ये 3 सीट ले आए थे 2013 में। तो बड़ी चीज ये है कि किरोड़ीलाल मीणा ये कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास एक बड़ा कास्ट वोट बैंक है, एक बड़ा नेटवर्क है किरोड़ीलाल मीणा के। 6 बार के विधायक, 3 बार के लोकसभा और 1 बार के राज्यसभा सांसद, 10 बार जो व्यक्ति विधायी सदनों में पहुंचा। ये नहीं कह सकते कि पार्टी उनको अप्रोच नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल उनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाई के लिए टिकट मांगा, पार्टी ने दिया। उन्होंने अपने भतीजे के लिए टिकट मांगा, पार्टी ने दिया। उन्होंने खुद के लिए टिकट मांगा। एक परिवार में सर 3-3 टिकट जाना। भजनलाल शर्मा खुद उनके लिए प्रचार करने दौसा तक पहुंचे। अब जब वो चुनाव हार गए उनके भाई, तो वो एक पार्टी के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर किसी कास्ट पर उनका जो आरोप है वो जग जाहिर है कि इन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, ये हुआ। तो क्या लगता है कि ये कोई अच्छी परंपरा है राजनीति में? किरोड़ीलाल मीणा जैसा एक सीनियर लीडर इस तरह की बातें करता है, जबकि पार्टी ने उनके परिवार के 3 सदस्यों को मौका दिया। देखिए, वो एक पिक्चर में डायलॉग है कि अरे भाई लाइन में आके खड़े हो, तो वो नायक ये कहता है कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हम खड़े होते हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा शायद उस श्रेणी के नायक हैं राजनीति में कि उनको आप अप्रोच कौन कर रहा है और कैसे की जा रही है, उस पे चीजें हैं। जैसे बुजुर्ग को बनाने के लिए बड़ा अलग तरीके की अप्रोच होती है, बीजेपी उसमें काफी हद तक सफल भी रही है। मुझे लगता है अब किरोड़ीलाल मीणा अभी तो बुजुर्ग है किरोड़ीलाल मीणा, लेकिन मेरी एक ठीक ठाक स्टडी है किरोड़ीलाल मीणा की पॉलिटिक्स पर। ने कहा कि बगावत, देखो बगावत उनकी शुरू से तासीर रही। अब वो कहते हैं कि उन्हीं के कुछ लोगों ने, उन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों ने उनके साथ में दगा किया, उनकी पीठ में छुरा घोंपा। मुद्दा है कि किरोड़ीलाल मीणा जब बहुत एकदम यंग पॉलिटिशियन हुआ करते थे, स्कूल ऑफ भैरू सिंह शेखावत के स्टूडेंट हुआ करते थे। मेरे ध्यान में आता है शायद 85-90 के आसपास का कोई चुनाव था, तो भैरू सिंह शेखावत अपने एक कार्यकर्ता को टिकट देते हैं जिनका नाम वीर बहादुर दलपति, जो दौसा से भाजपा के अध्यक्ष रहे। और भैरू सिंह शेखावत की बड़ी इच्छा थी कि एक बार वीर बहादुर दलपति को विधानसभा में भेजें। वो बुलाते हैं, टिकट देते हैं, वीर बहादुर दलपति मना करते हैं सिंह शेखावत को, मेरा वहां पर कोई जाति आधार नहीं है। लेकिन भैरू सिंह शेखावत किरोड़ीलाल मीणा को बुलाते हैं कि ये मेरा कार्यकर्ता है और तुम्हारी में किरोड़ीलाल मीणा पहली बार विधायक बने थे तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम मेरे इस कार्यकर्ता को जिताकर विधानसभा। तब चुनाव हुआ तो शायद 4-5 हजार वोट से वहां पर बीजेपी हार जाती है। और ये जो आरोप आज किरोड़ीलाल मीणा भाजपा के दूसरे कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं
ठीक वैसा ही आरोप किरोड़ीलाल मीणा पर उस वक्त लगा था कि उन्होंने हरि सिंह महुआ के साथ में, जो कांग्रेस के नेता है महुआ से, उनके साथ में एक गठबंधन कर लिया। और वो जो एक क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत लंबे टाइम तक किरोड़ीलाल मीणा का इस क्वेश्चन मार्क ने, इस आरोप ने पीछा किया। भैरू सिंह शेखावत उनसे नाराज रहे। मुद्दा यह है कि आपने पहले जैसा किया, नहीं लगता कि वैसा ही उनको लौटा। तो चीजें स्विच होती रहती है टाइम के अनुसार। आरोप जो किरोड़ीलाल मीणा अभी लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है जी, उस वक्त इन पे लगा उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि जब नहीं, मैं सच्चाई और झूठ की बात नहीं है, सिर्फ आरोपों की बात कर रही है। जो आरोप आज किरोड़ीलाल मीणा लगा रहे हैं, वैसे आरोप उनके ऊपर भी पहले लगे। हाँ हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे। ये तो जैसे अपन बात करें राजेंद्र राठौड़ की, जी, तो राजेंद्र राठौड़ पे भी उसी तरह के आरोप लगते रहे हैं जी, कि राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा चूरू में भाजपा की राजनीति के दो धुर, स्टेट की राजनीति राजेंद्र राठौड़ करेंगे, केंद्र की राम सिंह कसवा करेंगे। ये एक सेटअप चला। तो दोनों ही की जातियों में, यानी जाट और राजपूत, दोनों ही की जातियों में भाजपा या कांग्रेस में कोई नया नेता इनके बाद उभरा ही नहीं। कांग्रेस में नरेंद्र गुडानिया तो पुराने हैं, जो 8 बार विधायी सदनों में रह लिए। तो यह आरोप केवल किरोड़ीलाल मीणा है। उसके अलावा आप जो और सियासत में होता है सभी जगह, भीमराज भाटी पाली में नेता है, 8वीं 9वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़के इस बार वो दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं। तो नेता तो अशोक गहलोत की जाति में भी कांग्रेस से कोई नहीं उभरा। जी बिल्कुल। तो बड़े बरगद जहां पनपते हैं, नीचे फिर कोई दूसरे पौधे नहीं उबन पाते। लेकिन ये है कि भीमराज भाटी जब कांग्रेस से टिकट लाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब हमें इन्होंने हराया, और उनको नहीं मिलता तो वो बागी हो जाते हैं। जी, तो पॉलिटिक्स में आफ्टर ऑल रिजल्ट देखा जाता है कि कौन जीता। मैं कह रहा हूं कि अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर हिटलर जीत जाता तो क्या हीरो नहीं होता वो? तो इतिहास उस हिसाब से लिखा जाता है, राजनीति का खास करके। युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को आप देखेंगे, अगर राजस्थान में अगर ये जो मंदिर और जदेवरे जो होते हैं, जहाँ भूमिया जुजार की परंपरा है, तो राज करने वाले लोग भूमिया जुजार बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट हुए हैं। लड़ने वाले तो जो लड़ के युद्ध जीत जाते हैं, उसके बाद सत्ता पे हमेशा ही कोई दूसरा काबिज हुआ है। आपने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा को शायद मना लिया गया है, लेकिन कब? वो तो कभी भी बैकफायर कर सकता है। बिल्कुल नहीं, वो उनका अंदाज है। अब आखिर चाहते क्या है? अब आखिर चाहते क्या है? देखिए, उनके भाई को टिकट दिया, वो चुनाव हार गए, वो वर्तमान में मंत्री हैं। उनका जो भतीजा है, वो डिजायर क्या है किरोड़ीलाल मीणा की? वो सरकार से क्या चाहते हैं? वो संगठन से क्या चाहते हैं? देखिए उनका शायद वो कहते हैं कि मेरे लोगों के काम अगर नहीं, तो आप खुद सरकार में है, आप काम करवाइए लोगों के। वो नहीं करवा पा रहे, तभी कह रहे हो। क्यों नहीं करवा पा रहे? मतलब ये है, अगर एक कैबिनेट मंत्री अपने लोगों के काम नहीं करवा पा रहा है, ये फेलियर किसका है? ये कैबिनेट मंत्री का फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है, ये सरकार के मुखिया का फेलियर है, या फिर सिस्टम? सचिन पायलट पिछले, अगर मैं 5 साल पहले ले चलूं, सचिन पायलट, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा इस सरकार के सचिन पायलट? अभी तो स्थिति यही होनी चाहिए। लेकिन सचिन पायलट के साथ क्या हुआ? वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके लोगों के काम नहीं हो रहे थे। वो पिछली बार तो ये ऐसी बातें आती थी कि किसी कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए उन्होंने डिजायर लिखी और उसी का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये बात बड़ा ईगो की सचिन पायलट को कि किस दरवाजे से अंदर जाएंगे और तमाम चीजें। कोई पीतल का दरवाजा, संयम लोढ़ा का वो एक, वो तो सारी चीजें जो है कुल मिला के की राजनीति जो है वो चेहरे बदल रही है, लेकिन उसका जो स्तर है वो वही है। और उसमें किरोड़ीलाल मीणा तो एक व्यक्ति है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को आप एक अच्छे लीडर के रूप में इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने जो मुद्दे उठाए, बड़ा कहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि मेरे शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिस पर पुलिस की लाठी नहीं पड़ी हो। लेकिन ये बगावत कब तक? जब आपकी सरकार है, आप सिस्टम में है, उसको एंजॉय कीजिए ना। ये चरित्र नहीं होता जनता से नयति इति नेता, संस्कृत में है कि जो आगे लेके चलता है। अगर वो अपना बेस छोड़ देंगे, किरोड़ीलाल मीणा अगर उस वक्त बेस छोड़ देते हैं तो खत्म हो जाते हैं अब तक। तो बेसिक ये है कि आपको मैं एक बार पहले भी जिक्र कर चुका कि मॉस्को के एक शहर के अंदर जब लेनिन का भाषण हो रहा था, तो एक चबूतरे पे बैठे हुए एक मजदूर को बीड़ी का सुट्टा लगाते हुए जब एक पत्रकार ने देखा और पूछा कि तुम्हारे ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? बोले नहीं। फिर कि हमारा नेता है। तो तुम क्या समझे? तो मैं सिर्फ इतना ही समझा कि ये मेरा नेता है और ये जो कह रहा है ना वो मेरे लिए कह रहा है। तो इस तरह के जिसके पास एक नेता की बड़ी चर्चा है, नरेश मीणा। हाँ, नरेश मीणा समझौता आजकल भगत सिंह से। भगत सिंह बिल्कुल बड़े यूं सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ, यूं बड़े पोस्टर, ऐसी पोस्ट आ रही है, नरेश मीणा का गांव समरावता। ऐसे वहां करीब 10-12 गांवों का जो नाम है वो नरेश मीणा के नाम से, नरेश मीणा का गांव ये, नरेश मीणा का गांव ये। सर ये क्या आहट है? ये क्या होने वाला है? किस तरह से देखते हैं इस बदलाव? नरेश मीणा कांग्रेस की बात जी, आप ये देखिए,
तो क्यों नहीं इस टेम्पो को खड़ा किया जाए, इस टेम्पो को खड़ा किया जाए और एक एक्सट्रीम लेवल पे कर रहा है ये इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है? देखिए, इसमें अपन तो अंदाजा लगा सकते हैं और एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर अपन बात करें तो आप इसको एक राजनीति शास्त्र के सिद्धांत के रूप में देखिए कि जब आपका एक सिपह सालार बुजुर्ग हो रहा और संभवतः है अब आप आगे उसे टॉलरेट नहीं कर पाए, हो सकता है 3-4 साल तो चला ले, उसके बावजूद उनके नाच नखरे उठाने की स्थिति में आप नहीं हो, तो आपको एक नया सिपह सालार चाहिए। प्लान बी है या सी है क्या? मुझे लगता है प्लान बी है भाजपा का कि कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल नरेश मीणा ने बनाया, नरेश मीणा को उभरने दिया जाए 2027 तक और एक बड़े नेता के रूप में उभार के। नरेश मीणा जेल से कब बाहर आएंगे इसकी तैयारी अभी से की जा चुकी है जी, अगर आपको जानकारी हो तो। वहां पे एक ऐसा एक सेगमेंट वहां पे खड़ा किया जा रहा है, युवा उनके पक्ष में लामबंद हो रहे हैं, उनको बड़े क्रांतिकारी। सर ये कैसे संभव है मौजूदा सरकार में? बिल्कुल मुझे तो यही है कि भाजपा को एक नेता चाहिए यहाँ पे, तो फाइव ब्रांड लीडर चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा का यही अंदाज रहा, उसी अंदाज का चाहिए, तो फिर क्यों ना वो तो कुछ ज्यादा अग्रेसिव अंदाज है ना। नरेश मीणा वाला जो है वो अब वो थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी डॉक्टर टेंग, आपने कर्मा फिल्म का डायलॉग सुना होगा। तो ये गूंज जो है और इसकी अनुगूंज कहां तक पहुंचेगी ये देखने वाली बात है, परंतु ग्लोरिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ लीडर ऑन रिकॉर्ड इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बट कितना एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि चुनाव जब होता है ना तो वो एक ऐसा संक्रमण काल होता है जिसमें आपके सारे पाप माफ होते हैं जी। तो ये चीजें हैं कि चुनाव के टाइम में सबको बनाने की कोशिश होती है। रविंद्र पार्टी जो 4 महीने पहले तक आम की किरकिरी था, उसे हवाई जहाज में साथ कौन लेके गए? भजनलाल शर्मा ही लेके गए, क्योंकि चुनावी माहौल था। अब वो नहीं पूछ रहे, और हो सकता है कि वापस चुनावी माहौल में जरूरत पड़े तो किया जाए, आरती उतारी जाए। पंजाब है, हाँ पंजाब है, डॉक्टर रविंद्र सिंह भाटी हो गया मैंने सुना। जी जी जी, एक कोई विश्वविद्यालय है जिन्होंने एक मानद उपाधि डॉक्टरेट की रविंद्र सिंह भाटी को दी है। खैर अब वही बात है कि कुछ लोग हैं सरकार में उकताए हुए हैं, आरोप वही है कि उनके काम नहीं किए जा रहे हैं, सरकार के साथ बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब भजनलाल शर्मा ने भी तय कर लिया है कि गाड़ी तो भाई चलाएगा। बिल्कुल वो सीएम तो करना चाहिए, निश्चित तौर पे करेंगे वो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। टीकाराम जूली लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो जब कांग्रेस किरोड़ीलाल मीणा का मुद्दा लेकर आती है तो बीजेपी के पास में एक मुद्दा है कि गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली का स्पेस खा रहे हैं। देखिए पूर्वी राजस्थान में मैं अगर नई लीडरशिप में बात करूं तो मुझे बड़ी संभावनाओं से भरे हुए नेता नजर आते हैं टीकाराम जूली। हालांकि संभावना नहीं सर, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ, मैं टीकाराम जूली को अगर कांग्रेस की सरकार नेक्स्ट इलेक्शन में आती है मैं उनको एज ए सीएम मटेरियल देंगे। आपको क्या? वो बड़ा सहज तरीके से बात करते हैं और टू द पॉइंट है सर, सबके लिए कंफर्ट। नहीं कंफर्ट, कास्ट बेस्ड कंफर्ट की बात नहीं कर रहा कि कास्ट बेस्ड कंफर्ट में तो जगन्नाथ पहाड़िया को भी तो लाए थे जी, बर्खास्त करना पड़ा, इस्तीफा लेना पड़ा, लेकिन शालीन है। हाँ शालीन होने के आरोप भी नहीं, और उनके पास लेजिस्लेशन की समझ है। यह बहुत कम है कि एक पब्लिक लीडर हो जो लगातार 4 बार लेजिस्लेशन की समझ तो सीपी जोशी को भी थी कांग्रेस में, लेकिन उससे अच्छी समझ किसको हो सकती है? जोगेश्वर गर्ग को है, संयम लोढ़ा को है जी, नहीं ऐसे बहुत लोग हैं। टीकाराम जूली मैं कह रहा हूँ कि वो किसी को खटकते नहीं, सबसे बड़ी बात है। अब डोटासरा भी इस बात पे खुश है ना कि वो उनका स्पेस खा रहे हैं, जूली उनको खाने दे रहे हैं, वहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उनको ओवरटेक नहीं कर रहे हैं, तो इतना। भजनलाल शर्मा जी ने अपने संबोधन में भी कहा कि ये बोलने नहीं देना चाहते। अब ये है कि हम और विरोध करेंगे किरोड़ीलाल जी मीणा वाले मुद्दे पे, कि और विरोध करेंगे, अब सदन चलने नहीं देंगे, 19 तारीख को बजट है। तो अब कुल मिला के यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा भी अपने आप को अब फ्रंट फुट पे सीएम मटेरियल मान रहे हैं। यह जो मैटर है ना लोकेंद्र सिंह, यह आप देखिए, मुझे याद आ रहा है 2018 का दौर, जब रामेश्वर डूडी को लग रहा था मैं सीएम बन रहा हूँ, ठीक है, वो ताल भी ठोक दी थी उन्होंने कि भाई 5 साल ओपोजिशन में तो हम रहे। उस वक्त लाल बत्ती भी हुआ करती थी, आपको बताओ, लंबे समय तक। ठीक है, 2017-16 तक लाल बत्तियां चली है, बाद में मोदी जी ने सबकी छुड़वा दी। तो लोग कहते थे कि गाड़ियां पहले लाल सिंदूर का टीका था, अब विधवाएं होगी। सर कहने का मतलब ये है कि स्क्रिप्ट वही है, बस नाम और चेहरा बदल रहा है। सचिन पायलट कहते हैं सरकार आने के बाद में कि लाठियां तो हमने खाई, अब किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि लाठियां तो हमने खाई, मलाई कोई और खा रहा है। क्या गोविंद सिंह डोटासरा उसी ट्रैक पे है कि अगली बार जब कांग्रेस की सरकार आए तब वो कहेंगे भैया लाठियां तो हमने खाई, हाउस में तो हमने घेरा,
प्रदर्शन तो हमने ये राजस्थान में इतिहास रहा है, कांदा खाया कम दजा, इस तरह के डायलॉग भी चलते अशोक हैं। गहलोत भी तो इसी तरह से आए थे। परसराम मदेरणा, हाँ, संघर्ष के पर्याय थे परसराम बड़े मदेरणा, जननेता बड़े थे नेता राजस्थान थे, में जी। बिल्कुल बड़े नेता थे और कांग्रेस के पर्याय के रूप में देखे जाते थे। ये माना जा रहा था कि मदेरणा, और 153 सीटें सर जी। लेकिन अशोक गहलोत का सिंगल ऑर्डर आया। परसराम मदेरणा ने विरोध नहीं किया, विधानसभा अध्यक्ष बनना स्वीकार किया। तो यह कांग्रेस की परंपरा उस वक्त थी। आजकल ये परंपरा भाजपा में सफर कर रही है, तो भाजपा से निकल के क्यों उधर चल जाए? कांग्रेसीकरण हो रहा है, आप ये कहना चाहते नहीं, ये कह रहा मैं उस परंपरा की बात कर रहा हूँ। भाजपा से ये कब निकल जाए, क्योंकि अभी जो संगठनात्मक चुनावों की जो प्रक्रिया भाजपा अभी तक पूरी नहीं कर पाई। आप ये देखिए कि मदन राठौड़ अध्यक्ष रहेंगे नहीं रहेंगे, हालांकि लोग कह रहे हैं तय है, लेकिन तय है तो आप तय कर दो ना। तो इसमें पार्टी का जो संविधान है, भाजपा का जो संविधान है, उसका नियम ये है कि जब तक आप 50% जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं कर पाते तब तक प्रदेश का चुनाव। हाँ, मोर देन 50% हो गई, 27 जिलों में हो चुकी है। बीजेपी के 43 जिले हैं, तो आपके मोर देन 50% हो चुकी है। तो जब आपकी ओर से तय ही है तो फिर तय कर दीजिए। चीजें जो डिले की फेलियर मानते हैं, जब सारी चीजें तय हैं, बीएल संतोष दिल्ली से आते हैं और साफ निर्देश देके जाते हैं प्रदेश नेतृत्व को, आप जल्दी से जल्दी चुनाव करवा लीजिए। कहीं पे खबर आती है कि वहां पर उसका वीटो है, वहां पर उस केंद्रीय मंत्री का वीटो है। मुद्दा यह कि फिर संगठन क्या कर रहा है? वही चीज है कि बड़े ढीले प्रदेश अध्यक्ष साबित हो रहे हैं मदन राठौड़। कमजोर संगठन मजबूत नेतृत्व पैदा करता है हमेशा जी, या मजबूत नेतृत्व तो बहुत ज्यादा मजबूत हो, लीडरशिप बहुत ज्यादा वो हो, तो फिर संगठन में वैसे ही हम चाहते हैं। संगठन मजबूत है या नेतृत्व मजबूत है? नेतृत्व मजबूत है सीधे तौर पे, क्योंकि संगठन में सीपी जोशी के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो गए, उसके बाद लोग विचार कर रहे हैं कि किस खांचे में जाके बैठें। मुझे याद है 2011 में जब अमीन खान पहुंचे, बोले पाली के अंदर, वो जब उनका इस्तीफा हुआ था, लोगों की यही तो कहना था कि साहब नियुक्तियां नहीं हुई, बोर्ड निगम किस लिए बने हुए? हर सरकार 2 साल तक बोर्ड निगम को खाली करती है, खाली रखती है, तो क्यों? वो जब बॉडीज हैं, आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप से बनाया, उनको लीगल सेटअप से बॉडीज को बनाया, भले ही वो आरटीडीसी है, भले ही वो आपका कोई कमीशन है, भले ही आपका कोई बोर्ड है, तो उसमें लोग ही नहीं बैठे, उसको आईएएस चला रहे हैं या नेता, जबकि वो पब्लिक का बोर्ड है, पब्लिक का, चाहे वो ईडब्ल्यूएस बोर्ड हो, चाहे वो तेजा बोर्ड हो, तो नहीं चल रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका कि भी आप किसी को एक सरकारी गाड़ी, ड्राइवर, पीए, ऑफिस और तनख्वाह देने के लिए ये कर रहे हैं, तो फिर आप उनको एक नरेगा टाइप सेटअप खड़ा कर दो और उनमें साहब आप भाजपा के लोगों को ये देंगे, तो कांग्रेस है तो कांग्रेस वालों को ये देंगे। कल एक बड़ी घोषणा हुई है हरीश चौधरी को लेकर, मध्य प्रदेश का प्रभारी उनको बना दिया है जी। हरीश चौधरी पंजाब के प्रभारी रहे थे, आपको याद होगा जी। फॉरेंस जो है वो एक शब्द भी चला था, तो वो शब्द काफी चर्चा में रहता, लेकिन हरीश चौधरी अपने आप को वो साबित करते जा रहे हैं आला कमान की नजरों। ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने उम्मीदवार बेनीवाल वाला प्रयोग किया, तो वो वहां स्पेस लेना है, कहाँ? बाड़मेर नहीं, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत अगले चुनाव तक, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है वो लगातार कभी जोधपुर कभी बॉम्बे, उनका स्वास्थ्य इलाज जो चल रहा है, तो पश्चिमी राजस्थान में अब एक लीडर चाहिए जी, तो कौन होंगे? तो हरीश चौधरी उस स्पेस को भरने के लिए अपनी ओर से कोशिशों में जुटे और लगातार आला कमान का भरोसा जीत रहे हैं, क्योंकि वो जब पंजाब के प्रभारी थे और ये राजस्थान में बड़ा सियासी मुद्दा था बीजेपी की तरफ से, कई नेताओं ने आरोप लगाए उनके ऊपर, पंजाब से भी उनके ऊपर आरोप लगे, तो लगा कि शायद ये बात आला कमान की नजरों में होंगी, लेकिन एक बार उन्होंने फिर अपने आप को साबित किया है और सर उनको वो स्टेट दिया है जहां पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल, अगर अपन देखें उत्तरी भारत में किन्हीं राज्यों में, तो यही वो प्रदेश है जहां 2003 के बाद 1-1.5 साल कांग्रेस रही जी। बाकी उत्तराखंड में लगातार भाजपा है, कुछ समय कांग्रेस रही लगातार, हरीश रावत सीएम रहे वहां। हिमाचल में कभी कांग्रेस कभी भाजपा, वीरभद्र सिंह का टाइम था, वहां पे अलग है। गुजरात में भाजपा जरूर है 2000, तो गुजरात लंबा समय से है, लेकिन मध्य प्रदेश जो कि एक बड़ा स्टेट है और वहां पे लगातार 4-5 बार सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान, और उसके बाद अभी मोहन यादव है, तो कुछ समय के लिए जरूर कमलनाथ आए थे, लेकिन मध्य प्रदेश उनको दिया। देखना है कैसे वो कर पाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कौन? कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये बड़े नेता हैं और इनकी अगली पीढ़ी भी कांग्रेस में आ चुकी है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ।
बेटे। तो अब हरीश चौधरी एक संगठन के नेता के नाते वहां कितना परफॉर्म प्रभावित जीतू पटवारी बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं मध्य प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल। अब बजट आने वाला है 19 फरवरी फरवरी को जी। दिया हमारी जी अपना पहला पूर्णकालिक बजट जी। पेश करेंगी। पिछला जो बजट था जिसको लेखानुदान कहा गया या पूर्णकालिक, वो चर्चा अलग है, लेकिन कहते हैं कि उसकी घोषणाएं जो है वो धरातल पे नहीं। राजस्थान पत्रिका की आज एक रिपोर्ट है कि करीब 40% घोषणाएं जो है 40% जिलों में घोषणाएं नहीं पहुंची जी। तो बड़ी चीज है, आधे जिलों में फाइलें ही दौड़ रही, बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित। राइजिंग राजस्थान बड़ा मुद्दा है सर। राइजिंग राजस्थान को लेके क्या बजट में है, उसको कैसे उन नीतियों को लागू किया जाएगा, बड़े वादे किए गए, राजस्थान की उम्मीदों के पंख लगे, प्रवासियों को बुलाया गया, और प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान तो आपने सुना ही होगा कि स्कॉच खुल रहे हैं। तो क्या वो जो कुछ हुआ, कहने का मतलब, तो उसका कितना फायदा राजस्थान को मिलेगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस बजट पे कि आप बिजनेस पॉलिसीज को, आप ट्रेड इश्यूज को कहां तक सॉल्व कर पाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है। 29 लाख करोड़ का दावा है, जिसमें से रविंद्र भाटी का मैं भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे 27 लाख करोड़ तो सिर्फ सोलर का है। तो आप एक ही दिशा में जा रहे हैं, और सोलर में राजस्थान के युवा को क्या चौकीदार की नौकरी मिलेगी, ये उनका कहना रहा जी। तो बात है कि उनके कहने में जो है उसका वेयरअबाउट्स देखा जाए। और दूसरा, आप बड़े लोगों को ये दे रहे हैं, जमीन किसकी है? किसान की। किसान को दे दो ना कि तुम 2 मेगावाट का, वो जब बड़ा सेठ भी बैंक से ही पैसा लाके लगाना है, और वो आप अगर ये कह रहे हैं कि साहब छोटा व्यक्ति उस बिजनेस को विजिबल नहीं कर पाएगा, उसकी कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका सोर्स तो सूर्य है, वो तो बंद नहीं कर रहा लाइट। तो संभावनाएं तो है कि आप छोटे छोटे पैकेट्स में, या अगर आप ऐसे करते हैं कि आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह या कोऑपरेटिव सिस्टम बना के अगर करते तो ज्यादा संभावनाएं थी। बड़ी कंपनियां जो है, मैं चंद्रशेखर जी को अक्सर कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि आप बाहर से अगर 10 रुपए लगा रहे हैं तो आपकी राजनीति में 20 रुपए का घालमेल करेगा। 10 रुपए लगा रहा है तो 20 कमा के ले जाएगा यहाँ से। आपका कहना है कि भाई किसान जो लैंड कंपनियां एक्वायर करेंगी, उसको किसानों को या यहीं के लोगों को करना चाहिए मोस्टली। और आप 35 लाख करोड़ में से एक बड़ा हिस्सा केवल एक प्रोजेक्ट पे खर्च करना है, तो बहुआयामी। मुझे पता इस बात में कितनी सच्चाई है। जो एक बहुत बड़े नेता ना, जो सरकार का हिस्सा भी रहे, एमएलए रहे, सब कुछ रहे, उन्होंने कहा कि पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि राजस्थान तो गुजरात का औपनिवेशिक शासन देख रहा है, बिजनेस के मामले में हो या फिर किसी भी इशू पे, कि लगातार मतलब सोलर वगैरह को लेके यूं है कि ये सारी चीजें बाहर हैं, चर्चा में हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां दूसरे स्टेट से राजस्थान में आ चुकी हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस में यहाँ पे पांव जमा लिए। तो बात वही है कि राजस्थान के लोगों को सिर्फ चौकीदारी, राजस्थान के लोग प्रयास नहीं करेंगे तो फिर होगा ही। आप ये देखिए, बड़ा मुद्दा है ना सर। मानिए देश में जब आप काउंट करते थे तो देश के टॉप 25 घरानों में से 20 राजस्थान के थे। मुद्दा ये है कि भाई राजस्थान के संसाधन है, राजस्थान में आप बिजली पैदा कर रहे हो, राजस्थान में आप सोलर लगा रहे हो, राजस्थान कहाँ है उसमें? राजस्थान के लोग कहाँ है? आप किसको दे रहे हो? ये मुद्दा उठ रहा है, विधानसभा में उठ रहा है, लेकिन संसद में नहीं उठ रहा। बड़ी चीज ये है जी, संसद में, चाहे मैंने सुना अमराराम को सुना तो उन्होंने किसानों की जरूर बात की, कॉमरेड अमराराम, या मैंने उम्मेदाराम बेनीवाल को सुना, उन्होंने जरूर किसानों की बात की, लेकिन इस मैकेनिज्म वे में या इस डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली पेश करने वाली बात, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें कमजोर पड़ रहा है। मान बेनीवाल भी किसानों पे बोल रहे हैं, राजकुमार रोत आदिवासियों पे बोले, और उन्होंने तो उल्लेख भी किया कि हमारे बच्चे बेचे जा रहे हैं वहाँ, वो सारी, लेकिन उनकी पीड़ाएं निचले स्तर की। आप जो बता रहे हो ये फ्यूचरिस्टिक थिंग है जो आगे जाके समस्याओं के रूप में सामने, इस पे सोचना चाहिए। और यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं, अपोजिशन क्या कर रहा है, क्या उनका ध्यान नहीं है कि कौन सी कंपनियां कहाँ पर क्या काम कर रही हैं? ये सारी चीजें राजस्थान के लेवल पर मैंने सोची थी, हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे लोगों के लिए बाकी की चीजें बाय द लॉ चीजें की जा रही है, तो उसे आप रोक भी कैसे पाएंगे? अगर सरकार तय कर ले कि इसे, इस कंपनी को या इस कंपनी वाले को उपकृत करना है, फिर करना है। क्योंकि बड़ा सर के स्टूडियो में एक बड़े आर्टिस्ट आए थे, मुकुल गोस्वामी, उनका एक सुन रहा था, चंद्रबाबू नायडू के बारे में वो कह रहे थे कि वो कोई एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होना था उनके स्टेट में, और उन्होंने कहा कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें इतने लाख करोड़ रुपए खर्च आएंगे। कहाँ से आएगा कि जितने भी बाहर की कंपनियां हैं उनको बोलो कि एडवर्टाइजमेंट करना है। उन्होंने कहा कि पैसा चाहिए, कि पैसा किस चीज का है, आप हमारे डीपीआर से इतना एड लेके जाते हो, इतनी व्यवस्थाएं आप करो, वरना इनके सारी डीपीआर के जो भी टेंडर है सारे रद्द करो। तो सर
इच्छा शक्ति की बात है, लीडरशिप की इच्छा शक्ति की बात है। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी जो है वो बड़ी चीज है, और खास करके डेमोक्रेसी में तो बहुत ही बड़ी चीज है, जबकि लीडर को पता है कि मैं 4-5 साल बाद रहूंगा या नहीं रहूंगा। जी। तो ये अपने लोगों के लिए कितनी इच्छा शक्ति है, आप कितना बड़ा स्टैंड ले पाते हो, ये बहुत जरूरी बात है। बड़ी बात आदमी को जब ये लगता है कि मैं बना रहूंगा या नहीं रहूंगा, वो है कि मैं राजा बन गया लेकिन मैं राजा बना रहूंगा या नहीं बना रहूंगा, ये बड़ा संकट है। तो डर जो है ना, वो बड़ा आपको आगे कठोर निर्णय लेने में सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो राजस्थान के बहुत सारे सियासी मुद्दों पर आज हमने वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप बिदावत के साथ में चर्चा की, और राजस्थान की सियासत में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, सियासत के भीतर खाने की क्या अपडेट है, इन पर हमने विस्तार से जाना, समझा। लगातार ऐसे ही विश्लेषण के लिए बने रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।